हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज की इस वीडियो से मैं शुरुआत करने वाली हूँ आप सभी के साथ में एक नई सीरीज़ की। ये नई सीरीज़ है ल्यूसेंट का जीके, यानी कि जो ल्यूसेंट का जीके है उसका पूरा निचोड़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और ये आपकी टोटल 2500 क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगी। और उसी में पार्ट नंबर 1 आज डिस्कस होगा, जिसमें आपका सभी सेगमेंट जैसे कि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके, साथ ही में कंप्यूटर और स्पोर्ट्स, ये सभी चीज़ें जो है वो इंक्लूड रहेंगी। तो ये जितने भी पार्ट्स होंगे आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप एग्जाम से पहले इन सभी पार्ट्स को देख लेते हैं तो 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही डिस्कस नहीं होगा, बल्कि उसके साथ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सभी को मैं यहाँ पर कवर करने वाली हूँ। अब देखिए, जितनी भी आगे वीडियोस आएंगी उन सभी का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में देती चलूँगी, तो आप वहाँ से भी अपने सभी पार्ट्स को कवर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको हमारे यूट्यूब पर ही प्लेलिस्ट अलग से इन सभी वीडियोस की बना दी जाएगी, तो आप वहाँ से भी इन सभी पार्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ध्यान रहेगा, ये पूरी सीरीज़ आपकी रहेगी 2500 क्वेश्चंस की, जिसमें आपका पूरा ल्यूसेंट का जीके ये कवर होने वाला है। तो अब शुरू कर लेते हैं वीडियो को बिना देरी करे। और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है। तो देखिए, आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि संगीत का वर्णन ये किस में है। तो हमारे पास 4 वेद हैं। 4 वेद के नाम कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो संगीत के वर्णन की बात करें तो इसका जिक्र आता है सामवेद में। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। याद आप इसको कैसे रखेंगे? जैसे कि सा से संगीत हो जाएगा और सा से ही सामवेद है। तो ध्यान रहेगा, संगीत का वर्णन ये होता है किसमें? सामवेद में। तो ऑप्शन नंबर डी ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। कई बार सामवेद का उपवेद भी पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो सामवेद का उपवेद है वो है गंधर्व वेद, ये भी ध्यान रखिएगा। अब 4 वेद मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो देखिए, इन चारों वेदों में से सबसे पुराना या सबसे प्राचीन वेद की अगर हम बात करें तो ये कौन सा है? तो ये है आपका ऋग्वेद। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन और सबसे पुराना वेद है, जिसमें आपको पता चलता है किस चीज़ के बारे में? जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसके बारे में, जो भी लाइफस्टाइल था, जो भी जीवन शैली थी उस टाइम के लोगों की, उसके बारे में आपको पता चलता है ऋग्वेद से। सामवेद से मैं आपको बता चुकी हूँ किसके बारे में पता चलता है? संगीत के बारे में। यजुर्वेद से आपको यज्ञ वगैरह के बारे में पता चलता है। और अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, इन सब के बारे में पता चलता है। तो ध्यान रहेगा इतनी इन्फॉर्मेशन कि संगीत का वर्णन ये है आपका सामवेद में। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो देखिए, खुद को हिंदुस्तान का तोता कहने वाला व्यक्ति तो ये था कौन? अमीर खुसरो। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा कि अमीर खुसरो ने स्वयं को क्या कहा था? हिंदुस्तान का तोता, यानी कि पैरट ऑफ इंडिया। इनको जो है उर्दू लिटरेचर के जनक के रूप में भी हम जानते हैं। इनका जन्म कई बार एग्जाम में पूछा है कि अमीर खुसरो का जन्म ये कहाँ पर हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो का जो जन्म है ये उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में हुआ था। देखिए, पटियाला नहीं कर दीजिएगा, पटियाली है ये गांव का नाम है, उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। तो यहीं पर जन्म हुआ था किसका? अमीर खुसरो का। इन्होंने खुद को तोताए हिंद या फिर हिंदुस्तान का तोता या फिर पैरट ऑफ इंडिया ये सब कहा था। और बेसिकली इन्हें खड़ी बोली के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। उर्दू भाषा के जनक के रूप में भी इनको जानते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही में कव्वाली के जनक के रूप में भी किसको जानते हैं? ये हम अमीर खुसरो को ही जानते हैं। तो ध्यान रहेगा इतनी इन्फॉर्मेशन कि हिंदुस्तान का तोता ये कहते हैं अमीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन है आपका, बीते हुए युग की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है? तो देखिए, आपकी जो भी पास्ट में घटनाएं होती हैं, जो भी आपकी हिस्ट्री रहती है, अगर आपको उसको जानना है तो उसके लिए कुछ सोर्सेज होते हैं। कुछ सोर्सेज तो ऐसे होते हैं जो आपके लिखे हुए होते हैं, जैसे कि बुक से आपको देखने के लिए मिलेंगे। लाइक आपने वेद पढ़ लिया या फिर कोई पुराण पढ़ लिया, तो वहाँ से आपको पुरानी हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। इसके अलावा स्तूपास, पिलर्स, इन सब पे चीज़ें लिखी होती हैं। केव्स होती हैं, केव्स पे लिखा होता है कि कौन से शासन में किस राजा ने बनवाया, तो वहाँ से आपको चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है।
इसके अलावा कुछ आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जैसे कि आईवीसी में कुछ घड़े मिले, कुछ पोट्रीज मिली, वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि हाँ उस टाइम के लोगों का जो जीवन शैली थी वो कुछ इस प्रकार से थी। तो आप वैसे ये सब क्या हुई, तो ये हिस्टोरिकल चीज़ें हुई। तो यानी कि अगर आपको बीते हुए घटनाओं के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, हिस्टोरिकल रिसोर्सेज या फिर सोर्सेज, जिसको आप कहेंगे हिंदी में ऐतिहासिक स्रोत। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत यानी कि हिस्टोरिकल सोर्सेज। अगला क्वेश्चन है आपका, अंकोरवाट मंदिर ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए अंकोरवाट मंदिर की बात करें तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा कंबोडिया में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए अंकोरवाट मंदिर अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, और न्यूज़ में रहने का कारण ये था कि दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में इसको नामित किया है। ठीक है, यानी कि दुनिया के पहले 7 अजूबे थे और दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में किसे नामित किया है, ये किया है अंकोरवाट मंदिर को, जो आपको देखने के लिए मिलेगा कहाँ पर, कंबोडिया में। ये ध्यान रखिएगा। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो इसका जो निर्माण है वो सूर्यवर्मन द्वितीय नाम के व्यक्ति ने इसका निर्माण करवाया था और कंबोडिया में स्थित है। और ये ध्यान रखना है कि 12वीं शताब्दी से पहले जब ये बना था तो ये हिंदू मंदिर था जो कि हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन आज के समय में ये एक बौद्ध मंदिर बन चुका है। ठीक है, ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। और कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है आपका कंबोडिया में। तो ऑप्शन नंबर डी ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है आपका, चिश्ती परंपरा के संस्थापक ये कौन थे। देखिए चिश्ती संप्रदाय की बात करें या फिर चिश्ती परंपरा की, तो इसके जो संस्थापक थे वो थे मोइनुद्दीन चिश्ती यानी कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ये संस्थापक थे किसके, चिश्ती परंपरा के। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें ये ध्यान रखनी है कि जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे ये एक सूफी संत थे और इनका जो जन्म था ये हुआ था ईरान में, लेकिन जो इनकी मृत्यु हुई थी तो इनकी मृत्यु हुई थी अजमेर में। इसीलिए आपने सुना होगा अजमेर में दरगाह है, अजमेर शरीफ दरगाह के नाम से, जो काफ़ी फेमस पिलग्रिमेज साइट है। तो ध्यान रखिएगा अजमेर में ही इनकी दरगाह है, जो आज के समय में एक पर्यटक स्थल या फिर तीर्थ यात्रा स्थल बन चुका है। ठीक है, तो सूफी संत हुआ करते थे कौन, मोइनुद्दीन चिश्ती। जन्म हुआ था ईरान में, मृत्यु ये हुई थी अजमेर में, और अजमेर में ही इनकी दरगाह है और इन्होंने चिश्ती परंपरा या फिर चिश्ती संप्रदाय के स्थापना की थी। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था। यानी कि गो बैक टू वेदास, ये जो स्लोगन था या नारा था ये किसने दिया था, तो गो बैक टू वेदास या फिर वेदों की ओर लौटो, ये जो नारा था ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात करें तो इन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा कब, 1875 में। ठीक है, 1875 में इन्होंने बॉम्बे में स्थापना की थी किसकी, आर्य समाज की। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा है कई बार एग्जाम्स में, और इन्होंने ही जो है ये नारा दिया था वेदों की ओर लौटो या फिर वेदों की ओर शरण लो। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। सही आंसर होगा इसका स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला आपका क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य का जन्म ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए आदि शंकराचार्य जी की बात करें तो इनका जन्म ये हुआ था केरल के कालडी में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि केरल के कालडी नामक जगह पे जो है आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। आदि शंकराचार्य जी कौन थे, तो ये भारत के महान दार्शनिक यानी कि फिलोसोफर और एक धर्म प्रवर्तक थे, और इन्होंने बेसिकली अद्वैत वेदांत के बारे में अपना जो है आधार प्रदान किया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे अद्वैत वेदांत के बारे में बताने वाले व्यक्ति ये कौन थे, आदि शंकराचार्य जी, और इनका जन्म ये हुआ था कालडी, जो कि फिलहाल वर्तमान में केरल का एक पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन ये किस स्थान पर दिया था। तो देखिए महात्मा बुद्ध की बात करें यानी कि गौतम बुद्ध की, तो उन्होंने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन ये दिया था सारनाथ में,
ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें तो उनकी लाइफ के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो उसमें जो मेन इवेंट मैं आपको बताऊंगी वो देखिए, जैसे धर्म चक्र परिवर्तन हुआ, ये किसे कहते हैं? जब भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उसी को नाम दिया गया था धर्म चक्र परिवर्तन। और पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? तो वो दिया था सारनाथ में। तो इसीलिए धर्म चक्र परिवर्तन का सही आंसर होगा आपका सारनाथ। देखिए पहला उपदेश तो दिया था सारनाथ में, लेकिन सबसे ज़्यादा उपदेश ये इन्होंने कहाँ दिए थे? तो वो दिए थे इन्होंने श्रावस्ती में। तो दोनों चीज़ अलग अलग है। पहला दिया था सारनाथ में और सबसे ज़्यादा जो सरमन है या फिर आप कहें उपदेश, तो ये दिए थे इन्होंने श्रावस्ती में। इसके अलावा जब इन्होंने अपना घर त्याग दिया था तो उस इवेंट को हम जानते हैं महाभिनिष्क्रमण के नाम से, और मृत्यु जब इनकी हुई थी तो उस इवेंट को हम जानते हैं महापरिनिर्वाण के रूप में। तो ये ध्यान रखिएगा, धर्म चक्र परिवर्तन ये है इनका पहला उपदेश। फिर है महाभिनिष्क्रमण, ये है जब उन्होंने घर त्यागा था, और महापरिनिर्वाण ये था जब उनकी मृत्यु हुई थी। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है नौटंकी ये किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? देखिए नौटंकी की बात करें तो ये प्रमुख लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश राज्य का। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि नौटंकी ये एक प्रमुख लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में कुछ और लोक नृत्य हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है रासलीला। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है तो ध्यान रखेंगे। रासलीला ये भी आपका यूपी से है। इसके अलावा कजरी ये भी यूपी से है, और झोरा ये कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ के लोक नृत्य और साथ ही में नौटंकी। अब देखिए यूपी की बात करें तो यूपी की राजधानी ये है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री तो ये हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और रिसेंटली उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जो राजकीय जलीय जीव है ये किसको घोषित किया है? ये किया है मछली को, जो कौन सी है? ये है आपके डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन को उन्होंने अभी अपना राजकीय जीव ये घोषित किया है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन से। तो उत्तर प्रदेश से आप इतना ध्यान रखेंगे, नौटंकी ये प्रमुख लोक नृत्य किसका? यूपी का, यानी कि उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है आपका लावनी ये किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो देखिए लावनी की बात करें तो ये एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है कौन से राज्य का? महाराष्ट्र का। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य है कौन सा? लावनी। इसके अलावा आपने तमाशा का नाम सुना होगा, ये भी आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? ये भी आपको महाराष्ट्र के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष ये किसे चुना गया? तो देखिए संविधान सभा की अगर हम बात करें तो इसका परमानेंट प्रेसिडेंट 11 दिसंबर 1946 में तो ये चुने गए थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष ये किसे चुना गया? तो देखिए 11 दिसंबर 1946 की बात करें तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष ये चुने गए थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे 2 दिन पहले यानी कि 9 दिसंबर की अगर हम बात करें तो उस समय भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष ये कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी ध्यान रखेंगे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और परमानेंट अध्यक्ष या फिर आप कहें स्थायी अध्यक्ष तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का आप ध्यान रखोगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये कौन थे? तो देखिए प्रारूप समिति की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर बी ये इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर हम बात करें समिति की तो देखिए संविधान सभा जब बनी थी तो उस समय संविधान बनने से पहले संविधान सभा ने अलग अलग कमेटियाँ जो हैं वो बनाई थी, जैसे कि झंडा समिति हुआ, मौलिक अधिकार के लिए अलग से समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, और इसके अलावा काफ़ी सारी कमेटी थी। अल्पसंख्यक को लेकर कमेटी थी, वुमेन्स के लिए अलग कमेटी थी, जिन्होंने अपने अपने लेवल पर जो भी रिकमेंडेशन दे रही थी वो दी, और फाइनली वो सभी रिपोर्ट्स गई थी ड्राफ्टिंग के पास, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के पास, जिसने फिर फर्दर अप्रूव किया था और बाद में हमारे देश का जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था।
ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें हम भारत के संविधान निर्माता के रूप से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर मैं बताऊं तो देखिए, प्रारूप समिति को संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। और अगर मूल संविधान की बात करें तो उसमें 22 भाग आपको देखने के लिए मिलेंगे, 395 ये आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद हैं, और ओरिजिनली 8 अनुसूचियाँ या फिर आप कहें 8 शेड्यूल ये देखने के लिए मिलेंगे। और इस पूरे काम को करने में यानी कि संविधान को बनने में संविधान सभा के द्वारा ये लगे थे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। और इसी के साथ में 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान ये बनकर तैयार हो गया था, इसीलिए 26 नवंबर को हम मनाते हैं संविधान दिवस या फिर आप कहें विधि दिवस। लेकिन ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। इसके पीछे भी कहानी थी, क्योंकि 26 जनवरी 1930 में ये डिक्लेयर हो चुका था कि हमें आज़ादी मिलेगी 26 जनवरी को, लेकिन आज़ादी ये हमें मिली 15 अगस्त को। तो 26 जनवरी को सेलिब्रेट करने के लिए हमने अपने संविधान को अपनाया कब? 26 जनवरी को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में संविधान हमारा, लेकिन बन के तैयार हो गया था वो 26 नवंबर 1949 में। तो ध्यान रहेगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो ये थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनको भारत के संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ये किसने प्रस्तुत किया, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो किसने पेश किया था? तो देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव ये प्रस्तुत किया था हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति ये थे जवाहरलाल नेहरू। कब प्रस्तुत किया था? तो ये किया था 13 दिसंबर 1946 में। और इसका बेसिकली पर्पस था कि संविधान के निर्माण में एक सटीक दर्शन मार्गदर्शन देना, और बाद में यही चलकर जो हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना है उसका एक रूप बना था। ठीक है, जब भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बुक देखी होगी या फिर कोई भी NCERT की बुक देखी होगी तो स्टार्टिंग में वहाँ पे प्रियम्बल होता है, प्रस्तावना होती है, जिस पे लिखा होता है कि हम भारत के लोग, भारत को, ऐसा कुछ करके। तो वही होती है आपकी प्रस्तावना। ठीक है, तो ये मतलब किसका रूप है वो या किसकी झलक दिखती है? तो वो झलक दिखती है उद्देश्य प्रस्ताव की। तो ध्यान रखेंगे, ये प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान सभा में समवर्ती सूची ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिए, समवर्ती सूची की बात करें तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, हमारे देश का जो संविधान बना है वो कई सारे देशों से हमने इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें या फिर जो लगता है कि हमें हमारे लिए अच्छी है वो हमने वहाँ से ली है और अपने हिसाब से उनको ट्रांसफॉर्म कर कर अपने देश के संविधान में रखा है। तो वैसे अगर हम बात करें समवर्ती सूची की तो ये जो प्रोविज़न है ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। अब समवर्ती सूची क्या होती है? तो देखिए, हमारा जो संविधान है उसमें 12 अनुसूचियाँ हैं या फिर 12 शेड्यूल्स हैं। 12 शेड्यूल्स में से जो 7वें नंबर का शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट दी गई हैं, जो कि है आपकी सेंटर की लिस्ट, एक है आपकी स्टेट की लिस्ट और एक है आपकी कनकरेंट लिस्ट। इस कनकरेंट लिस्ट को ही हम कहते हैं समवर्ती। इसके ऊपर ये आपका आएगा राज्य सूची और एक आपकी आती है संघ सूची। तो संघ सूची में जो भी सब्जेक्ट होंगे उन सभी पे लॉज कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। राज्य में जो भी सूची होंगी या फिर जो भी सब्जेक्ट होंगे तो उन पर जो भी लॉज होगा वो राज्य सरकार बनाएगी। लेकिन समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसमें राज्य भी लॉ बना सकती है और केंद्र भी लॉ बना सकती है। लेकिन अगर दो लॉ एक ही मतलब सब्जेक्ट पे दो लोग आपस में बहस कर रहे हैं या फिर दोनों के मतभेद हो रहे हैं तो उसमें अगर हम मान्यता देंगे तो वो देंगे केंद्र सरकार को। तो ध्यान रहेगा कि समवर्ती सूची का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये अवधारणा, ये हमने ली थी ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर डी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की आत्मा ये किसे कहते हैं? तो देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा की बात करें तो ये हम कहते हैं प्रस्तावना को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान की आत्मा यानी कि सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहते हैं प्रस्तावना को। ठीक है, और प्रस्तावना की शुरुआत ये कहाँ से होती है? तो ये होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। इसका मतलब ये है कि हमने जो शक्ति दी है या फिर जो भी पावर दी है ये किसकी वजह से है? भारत के लोगों की वजह से, क्योंकि
हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, तो इसमें हम चाहें तो सरकार बना भी सकते हैं और हम चाहें तो सरकार गिरा भी सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहेगा कि हमने खुद को ही अपना संविधान दिया है। ठीक है, तो ये इसीलिए इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो उसमें हमने गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपका ध्यान रहेगा कि गुट निरपेक्ष शब्द को हमने नहीं जोड़ा किसमें, 42वें संविधान संशोधन में, जब हमारा प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष की बात करें, समाजवादी की बात करें या फिर अखंडता, इन तीनों शब्दों को ही हमने अपने संविधान में जोड़ा था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत में। 42वें संविधान संशोधन को हम कहते हैं लघु संविधान, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम किसे कहते हैं, 42वें संविधान को संशोधन को कहते हैं। क्यों? क्योंकि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हमें देखने के लिए मिले थे, इसलिए हम इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और इसी संविधान संशोधन के बाद में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 10 मौलिक कर्तव्य ये जोड़े गए थे, ध्यान रखिएगा। और अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य ये हैं कितने, 11। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का अभिभावक ये कौन है, यानी कि हु इज़ द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन की बात करें तो ये है आपका सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं जो कि भाग नंबर 3 में आपका लिखा हुआ है। तो भाग नंबर 3 में 12 से लेकर 35 तक का जो आर्टिकल है वो आपका फंडामेंटल राइट्स को लेकर है, और उसके संरक्षण की बात ये कौन करता है, ये करता है कौन, सर्वोच्च न्यायालय। हालांकि हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके संविधान से लेकर कुछ भी आपको इशू लगता है या कुछ भी आपको लगता है कि ये कमी है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है ये संविधान का अभिभावक या फिर आप कहें गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके नाम से हम इसको जानते हैं। मौलिक अधिकारों में कोई भी हनन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो देखिए 1950 में ये बना था, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, यानी कि इसका जो मुख्यालय है ये आपको न्यू दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा। वर्तमान में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है वो हैं DY चंद्रचूड़। तो इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में है, तो आपसे पूछ सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें वयस्क मताधिकार की तो ये है आपका 18 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। और इसमें देखिए, पहले जो ये मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन अब इसको घटाकर ये कर दिया था 18 वर्ष। यानी कि 18 वर्ष होने के बाद या 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर का हर एक व्यक्ति भारत में जो है वो वोट देने के लायक है, यानी कि वोट दे सकता है अनटिल और अनलेस उसके पास कोई ऐसी चीज़ें ना हो कि जिससे हम उसे बाध्य कर सके। और ये जो संविधान संशोधन हुआ था ये हुआ था 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1989 में। ठीक है, तो 1989 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत में 21 वर्ष से घटाकर जो आयु थी वो कर दी गई थी 18 वर्ष। और देखिए, संविधान की अगर हम बात करें तो उसमें जो आर्टिकल नंबर 326 है उसी में बात की गई है आपकी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी की, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे। और उम्र सीमा क्या है, तो ये है आपकी 18 वर्ष। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान ये दिया गया है। तो देखिए, संघीय शब्दों की जगह जो अब वर्ड जो है इस्तेमाल होता है वो होता है राज्यों का संघ। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत ये कौन सा है। तो देखिए, सबसे बड़ा जो एकांकी स्रोत है ये है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, हमने अभी आपको बताया था कि काफ़ी सारे देश के संविधान से हमने कुछ कुछ चीज़ें अपने संविधान में ली है, लेकिन अगर हम बात करें मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ये हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है,
लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 पीडीएफ के बारे में बता देती हूँ कि दोनों पीडीएफ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका पॉलिटी की पीडीएफ है, इसमें आपका पूरा पॉलिटी 1 गो में कवर हो जाएगा, और उसके बाद आपका जो करंट अफेयर है जिसमें आपको 1 से लेकर 10 महीने का पूरा करंट अफेयर देखने के लिए मिलेगा। इन दोनों ही पीडीएफ को आप परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है www.ravibookspdf.com। इसमें आपको इन दोनों पीडीएफ के अलावा और बहुत सारा जो है आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट ये देखने के लिए मिल जाएगा। अब वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए, फिर है आटाकामा मरुस्थल, ये किस दक्षिणी अमेरिकी देश में है? तो देखिए, आटाकामा मरुस्थल की बात करें तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा चिली में। ऑप्शन नंबर ए, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, चिली की बात करें तो जो साउथ आपका अमेरिका है उसमें आप लोकेशन देख सकते हैं चिली की यहाँ पर, और यहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा क्या? आटाकामा डेजर्ट। तो साउथ अमेरिकन कंट्री है ये चिली, और इसी में आपको देखने के लिए मिलेगा आटाकामा मरुस्थल, जो कि एक शुष्क पठार है। और इसका जो अगर हम बात करें विस्तार, तो ये एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में महाद्वीप के प्रशांत तट पर लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका की, तो सबसे बड़ा देश जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ये मिलेगा आपको कौन सा? ब्राज़ील, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है केबल लामजो नेशनल पार्क, ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, केबल लामजो नेशनल पार्क की बात करें तो ये भारतीय राज्य मणिपुर में आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और मणिपुर में भी जो विष्णुपुर जिले है वहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र तैरने वाला जिसका नाम है केबल लामजाऊ, ये है मणिपुर में। और मणिपुर में कहाँ पर? तो ये है आपका विष्णुपुर जिले में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा ये किन 2 देशों के बीच में है? तो देखिए, सबसे लंबी भूमि सीमा की बात करें तो ये आपको देखने के लिए मिलेगी यूएसए और साथ ही में एक मिनट, हाँ, ये देखने के लिए मिलेगी यूएसए और कनाडा के बीच में, ठीक है। ऊपर की तरफ ये कनाडा है और नीचे यूएसए, और इन दोनों के बीच में ही आपको सबसे लंबी एक लैंड बाउंड्री ये देखने के लिए मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और इसका नाम क्या है? तो ये है 49वीं पैरेलल लाइंस, जो कि आपको किस किस के बीच में देखने के लिए मिलेगी? ये होगी आपकी कनाडा और यूएसए के बीच में। अगला क्वेश्चन है आपका, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का ये क्या नाम है? तो देखिए, अगर हम बात करें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की, तो इसके तट का नाम, इसको हम जानते हैं कोरोमंडल तट के नाम से। तो ऑप्शन नंबर ए, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, तमिलनाडु ये वाला एरिया है और इधर आपका आंध्र प्रदेश है, तो जो ये पूरा आपका तट है इसी को हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ और बता देती हूँ, जैसे कि मालाबार तट की बात करें तो इसमें आपका आएगा कर्नाटक और केरल वाला राज्य। तो देखिए, कर्नाटक और केरल वाला जो एरिया है वो आपका मालाबार तट होगा। उत्कल कोस्ट की बात करें तो ये आपका उड़ीसा वाला कोस्ट, ये होगा आपका उत्कल कोस्ट। और फिर इधर आपका कोंकण कोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपका महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक वाला एरिया है, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। ये है आपका कोंकण कोस्ट, फिर है मालाबार कोस्ट, इधर आपका कोरोमंडल, और ये है आपका उत्कल कोस्ट। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो देखिए, मकर रेखा को 2 बार जो काटती है वो है आपकी लिम्पोपो रिवर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि जो लिम्पोपो रिवर है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। जो लिम्पोपो रिवर है वो दक्षिण अफ्रीका में बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका के बीच में बाउंड्री बनाती है, और दूसरी बार वो दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच में जो है वो अपनी बाउंड्री को बनाते हैं। तो इस तरीके से ये 2 बार इसको काटती है, ठीक है। तो ध्यान रहेगा कि ये जो है आपका लिम्पोपो रिवर है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील ये कौन सी है? तो देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील तो ये है आपकी सुपीरियर लेक। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, सुपीरियर लेक वगैरह के बारे में मैं ऑलरेडी आपको कई बार भी बता चुकी हूँ कि ये 5 लेक होते हैं जिनको हम ग्रेट लेक्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक मिशिगन,
लेक इरी और लेक ओंटारियो। और इसमें जो लेक सुपीरियर है वो सबसे बड़ी दुनिया की ताजे पानी की झील है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ये आपकी स्थित है भारत में नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ये स्थित है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है आपका कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए गंगा नदी को बांग्लादेश में ये हम जानते हैं पद्मा के नाम से। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करें तो तिब्बत में इसको जानते हैं हम शांगपो के नाम से, ठीक है। और जमुना की अगर हम बात करें तो जमुना ये ब्रह्मपुत्र का ही नाम है। जब असम घाटी से बहती हुई जो ब्रह्मपुत्र है और ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसको हम कहते हैं जमुना। तो ये ध्यान रहेगा। और यहाँ पे आपसे पूछा है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। तो ये हम जानते हैं पद्मा के नाम से। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा ये किस नाम से जानी जाती है। तो देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करें जॉइंट स्ट्रीम की तो हम इसको जानते हैं मेघना के नाम से। तो ऑप्शन नंबर सी ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए आप मैप पर आप लोकेशन देखिए, ये है आपकी पद्मा रिवर और ये आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। ये इधर से यहाँ पर आके मिलती है और फिर ये मिलकर आगे चलती है। तो इसी को जो ये जॉइंट रिवर है इसको हम कहते हैं मेघना, ठीक है। तो ध्यान रहेगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है सुंदरवन डेल्टा ये कौन सी नदी बनाती है। तो देखिए सुंदरवन डेल्टा की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसको कौन बनाता है। तो ये बनाता है गंगा ब्रह्मपुत्र। तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी है या फिर आपके गंगा ब्रह्मपुत्र ये सुंदरवन डेल्टा को बनाता है जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका आकार भी कई बार पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका जो आकार है वो ये त्रिभुजाकार आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है वर्ष 1490 यानी कि 1498 में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था। तो देखिए 1498 में जो वास्को डिगामा है जो कि एक पुर्तगाली था ये भारत में आया था जो कि भारत के कालीकट पर उतरा था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये आपका पोर्तुगिश है यानी कि पोर्तुगल कंट्री है। यहाँ से ये लोग चले थे, फिर इधर से होके ये केप ऑफ गुड होप पर पहुँचे और उसके बाद ये लोग पहुँचे थे कहाँ पर, कालीकट में, ठीक है। तो ध्यान रहेगा भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय ये कौन थे, पुर्तगाली ही थे। और भारत से जाने वाले बाद में सबसे ये भी कौन थे, ये भी पुर्तगाली ही थे। वास्को डिगामा की बात करें तो देखिए 20 मई को 1498 में ये भारत के कालीकट में आया था। और यहाँ पे कालीकट के जो राजा थे समुद्री जिसको जमोरिन के नाम से भी हम जानते हैं, इन्होंने इसका स्वागत किया था। तो ये ध्यान रखना है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रहेगी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था। तो देखिए 1510 में अल्बुकर्क ने जो है ये गोवा को छीना था बीजापुर के सुल्तान से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है कि अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से सन 1510 में छीना था। अगला क्वेश्चन है आपका वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक ये कौन था। तो ये था आपका हैदराबाद का निज़ाम। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो ये सहायक संधि थी यानी कि सब्सिडरी अलायंस, तो इस पे साइन करने वाला पहला शासक ये था हैदराबाद का निज़ाम। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय ये कौन था। तो देखिए पहला गवर्नर जनरल की बात करें या फिर वायसराय की तो ये था लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब देखिए लॉर्ड कैनिंग की अगर हम बात करें तो इससे आप एक और चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि जब भारत का सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 का, तो उस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ये कौन थे, तो ये कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरे आंग्लो मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ में कौन सी संधि की थी। तो देखिए एंग्लो मैसूर युद्ध की बात करें तो बेसिकली ये जो था टीपू सुल्तान ने संधि करी थी श्रीरंगपट्टनम की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो
इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ में जो तीसरे आंग्लो मैसूर युद्ध था ये रुक गया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। इससे पहले दूसरा एंग्लो युद्ध जो हुआ था उसमें मंगलोर की संधि हुई थी, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो हड़प नीति की बात करें जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं, तो इस नीति की शुरुआत ये करी थी लॉर्ड डलहौजी ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो देखिए फारसी में जफरनामा ये लिखा था गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए सिख समुदाय की बात करें तो 10 सिख गुरु हुए हैं और उनमें से जो गुरु गोविंद सिंह जी थे इन्होंने सिख गुरु मतलब इन्होंने फारसी में जफरनामा का ये अनुवाद किया था या फिर आप कहीं लिखा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए ये थे लॉर्ड डलहौजी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक व्यवस्था को ये शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो देखिए सिख गुरु की बात हुई है कि जिसने गुरु नानक की जीवनी लिखी। गुरु नानक वही जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, ठीक है। तो इनकी जीवनी ये लिखी थी गुरु अर्जुन देव ने। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर है सिखों के सैन्य संप्रदाय जिसको हम जानते हैं खालसा पंथ के नाम से, उसके प्रवर्तक कौन है? तो देखिए अगर हम बात करें खालसा पंथ की तो इसके प्रवर्तक हैं गुरु गोविंद सिंह। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए 1699 की ये बात है, बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन ये किसने किया? तो देखिए अगर हम बात करें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तो इसके बारे में बात ये की थी न्यूटन ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए 1686 में इन्होंने ये जो लॉ था ये प्रतिपादित किया था। हालांकि इसका ईयर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं। और इसमें इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने बोला कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी पिंड है, सपोज करो एक पिंड ये है, एक पिंड ये है, दो बॉडी है, कुछ दूरी पर अगर वो रखी है तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, ठीक है। और इसका अगर हमने ये बड़ी बॉडी है तो हमने इसका मास ले लिया m और इसका ले लिया हमने m छोटा m, ठीक है। तो इसमें ये था, या फिर आप m1 m2 के नाम से भी इसको कह सकते हैं कि ये a बॉडी है, ये b बॉडी है जिसका मास m1, इसका मास m2 और इनके बीच की दूरी ये है आपकी r। तो इसमें इन्होंने ये कहा था कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से r दूरी पर है तो इनके बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है। तो वो फोर्स कैसा होता है? F इज़ प्रोपोर्शनल टू m1, F इज़ प्रोपोर्शनल टू m2 और F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अब आप इसको कंबाइन करेंगे तो ये आएगा F इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर। और इसको हटाने के लिए आप कांस्टेंट का यूज़ करते हो जो कि है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बनेगा, यही है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें जो g की वैल्यू है वो क्या होती है? तो g की वैल्यू इसमें होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये भी आपसे कई बार पूछ लेते हैं g की वैल्यू, इसकी यूनिट भी पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये है आपके 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अगला आपका क्वेश्चन आएगा, ऊर्जा संरक्षण का आशय ये क्या है? तो देखिए ऊर्जा कंजर्वेशन की बात करें, एनर्जी कंजर्वेशन की, तो ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही हम इसका विनाश कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो देखिए पृथ्वी के पलायन वेग की बात करें तो ये है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो देखिए पृथ्वी के, अब पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये पलायन वेग क्या होता है। तो देखिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को भेजना है तो आपको कम से कम इतना वेग, इतनी वेलोसिटी तो आपको लगानी ही पड़ेगी कि वो
हमारे जो ये ग्रेविटेशनल एरिया है इसके बाहर चली जाए। अब आपने कई बार सोचा होगा कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को उछालते हो तो वो बाहर क्यों नहीं जाती, वो नीचे क्यों आ जाती है? क्योंकि उस पर एक फोर्स लग रहा होता है जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आपने कोई भी चीज़ ऊपर फेंकी वो नीचे आएगी क्योंकि उस पर क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। लेकिन अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकोगे तो वो इतनी तेज स्पीड से जाएगी कि वो आपके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाएगी और फिर कभी भी लौटकर वापस नहीं आएगी। तो इसी को कहा जाता है पलायन वेग। तो ऑप्शन नंबर डी ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पास्कल ये जो है निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो देखिए पास्कल की बात करें तो ये दाब की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दाब यानी कि प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया ये हम रिप्रेजेंट करते हैं मीटर स्क्वायर से। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कहे या फिर पास्कल, ये किसकी इकाई है? तो ये इकाई है दाब की। अगला क्वेश्चन है आपका, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या होती है? तो देखिए एसआई सिस्टम की बात करें तो इसमें तापमान की इकाई ये होती है आपकी केल्विन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। कई बार एग्जाम में केल्विन से सेंटीग्रेड, ठीक है, और सेंटीग्रेड से डिग्री फ़ारेनहाइट में ये आपसे पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा एक फॉर्मूला है सिंपल सा, ये है आपका F-32/9 इज इक्वल टू C/5 इज इक्वल टू K-273/5। अगर आपको सेल्सियस में दे रखा है केल्विन में चेंज करना तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपको सेल्सियस में दे रखा है फ़ारेनहाइट में चेंज करना तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। यानी कि इस एक फॉर्मूले के माध्यम से आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि है F-32/9 इज इक्वल टू C/5 इज इक्वल टू K-273/5। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा की संचरण की विधि कौन सी है? तो देखिए ऊष्मा की संचरण की बात करेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, या आप 3 प्रकार से कर सकते हो, जो कि है चालन, संवहन और विकिरण। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। एग्जाम्पल से आप याद रख सकते हैं, जैसे कि आपने चाय बनाई, ठीक है, सिंपल से एग्जाम्पल है, सबने देखा होगा और ऑब्जर्व भी किया होगा। आपने चाय बनाई तो चाय का जो पैन है वो आपने गैस पर रखा, तो यहाँ पे जो गैस जलाई है आपने, तो ये यहाँ से भाप निकलेगी, आप कहीं तरीके से इसको आप कहेंगे रेडिएशन, ठीक है। इसके अलावा जो ये पैन है, इस पैन में आपने इसका ये हैंडल पकड़ लिया, अब टच करने पे आपको इस हीट का ट्रांसमिशन हो रहा है, तो ये होगा आपका कंडक्शन। और जो ये भाप बन के ऊपर जा रही है इसमें से, ये है आपका कन्वेक्शन, ठीक है। तो ध्यान रहेगा, एक होता है आपका रेडिएशन, एक है कंडक्शन और एक है कन्वेक्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, चिकित्सा शास्त्र का जनक ये किसे कहा जाता है? तो देखिए चिकित्सा शास्त्र के जनक की बात करें तो ये हम कहते हैं हिप्पोक्रेटस को। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोरिया प्लैंटनम पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक के लेखक है कौन? थियोफ्रेटस। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हिस्टोरिया एनिमिलिया ये पुस्तक किसने लिखी है? तो हिस्टोरिया एनिमिलियम की बात करें तो इस पुस्तक के लेखक है अरस्तु। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए फाइकोलॉजी की बात करें तो इसमें आप बेसिकली स्टडी करते हो शैवाल की, यानी कि एल्गी की। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। देखिए शैवाल और कवक, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो शैवाल है यानी कि एल्गी, तो उसके अध्ययन को हम कहते हैं फाइकोलॉजी। लेकिन अगर हम बात करें कवक की यानी कि फंगी की, जिसको फंजाई भी कहते हैं, तो उसके अध्ययन को हम कहते हैं माइकोलॉजी। तो दोनों अलग अलग है, एक है आपका माइकोलॉजी और एक है आपका फाइकोलॉजी। तो कवक का अध्ययन ये कहलाता है माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन ये कहलाता है आपका फाइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए अगर हम बात करें नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, तो ये हर साल 2 दिसंबर को हम मनाते हैं नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। 2 दिसंबर को एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था भोपाल में, जिसको हम भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं। तो उसी चीज़ को याद करने के लिए हम मनाते हैं हर साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है कि ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था?
तो देखिए ड्रेन के सिद्धांत की बात अगर हम करें तो इसका प्रतिपादन ये किया था दादा भाई नौरोजी ने, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए अगर हम बात करें 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष तो ये थे पीसी महानोपोलिस। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसके संलग्न कार्यालय है। तो देखिए ये आता है किसके अधीन में, तो ये आता है संस्कृति के अधीन में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर हम बात करें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना ये हुई थी 1861 में। किसके द्वारा? सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। ठीक है, और ये पहले एएसआई के पहले महानिदेशक भी थे और इन्होंने इसकी स्थापना भी की थी। और जितनी भी पुरानी साइट्स होती हैं उनको प्रिजर्व करना, उनकी देखभाल करना, उनको खोजना, ये सब काम किसका होता है? तो ये होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो ऑप्शन नंबर ए ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस ये कब मनाते हैं। तो देखिए विश्व एड्स दिवस की बात करें तो हर साल 1 दिसंबर को हम मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। तो ऑप्शन नंबर ए ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। 2023 की थीम की बात करें तो ये है क्या? ये है लेट कम्युनिकेट्स लीड्स। तो ये ध्यान रखेंगे, लेट्स कम्युनिटीज लीड्स। तो ये इस बार की थीम है। मनाते हैं 1 दिसंबर को पूरे विश्व भर में HIV संक्रमण से होने वाली जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को हम लोग मनाते हैं। एड्स की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रख सकते हैं, यह है एक्वायर्ड इम्यून डिफेंसिव सिंड्रोम। किसके द्वारा होता है? HIV वायरस। तो HIV की फुल फॉर्म यह ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस। अगला क्वेश्चन है आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक या फिर संस्थापक ये कौन थे। तो देखिए अगर हम बात करें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की तो इसकी स्थापना ये की थी सर विलियम्स जॉन्स ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है कि विलियम्स जॉन्स के द्वारा सन 1784 में स्थापना की गई है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। तो ऑप्शन नंबर बी ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की बात करें तो ये स्थित है आपका कहाँ पर? ये है आपका भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम जानते हैं रेंज के नाम से। जैसे कि आपने देखा होगा कि हॉकी फील्ड में खेलते हैं, क्रिकेट भी फील्ड में होता है, तो वैसे जहाँ निशानेबाजी तीरंदाजी ये सब होता है तो उस एरिया को कहा जाता है रेंज। तो ऑप्शन नंबर ए ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक ही सीमित है। तो ये है आपका नाबार्ड। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए नाबार्ड की बात करें तो फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, यह है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना की बात करें तो ये हुई थी 12 जुलाई सन 1982 में। अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान में जो मुद्रा प्रणाली है भारत में इसका प्रबंधकर्ता कौन है। तो इसके प्रबंधकर्ता ये है आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 2 ऑप्शन ये रिपीट हो चुके हैं तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी कहीं या डी यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की तो देखिए इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 में और वर्तमान में जो इसके गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। तो देखिए सिक्कों को जारी करने के लिए अधिकृत है कौन? वित्त मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग ये किस खेल से संबंधित हैं। तो देखिए गगन नारंग की बात करें इनका संबंध है एयर राइफल शूटिंग से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। तो देखिए सदिश राशि की बात करें या फिर वेक्टर क्वांटिटी की तो देखिए हमारी फिजिक्स में कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको बताने के लिए सिर्फ दिशा की ज़रूरत और साथ ही में
मान की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और कुछ ऐसी होती है जिसमें दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आप उनका मान बताकर ही बता सकते हैं उनकी वैल्यू, तो उन्हें हम कहते हैं स्केलर या फिर आप कहें अदिश राशि। तो आपसे पूछे सदिश राशि नहीं है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा द्रव्यमान जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए जैसे मास है, मास क्या होता है, किसी भी बॉडी के द्वारा कितना उसका वजन है वो हम कहते हैं मास। सपोज करो अगर मेरा मास का हो, ठीक है, मैं अपने ही कंसिडर करती हूँ कि जैसे मैं 55 kg की हूँ, ठीक है, तो उसमें अगर मैं कहूँगी 55 kg की, मैं इधर से हूँ उधर से हूँ कैसे हूँ, पूरी बॉडी का वेट आपका 55 kg हुआ ना, तो इसीलिए हमें अपना वजन बताने के लिए किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो उन्हें ही हम कहते हैं क्या, सदिश अदिश राशि, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं अदिश राशि जिन्हें बताने के लिए किसी भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम बात करें बल की, आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, सपोज आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, आप किस डायरेक्शन में लगाया, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे बॉडी भी उधर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो सदिश राशि वो जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है और अदिश वो जिनमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्णम मल्लेश्वरी ये किस खेल से संबंधित है। तो देखिए कर्णम मल्लेश्वरी की बात करें तो इनका संबंध ये है आपका भारोत्तोलन से। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए इनके नाम पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, और इन्होंने कांस्य पदक जीता था 2000 सिडनी ओलंपिक गेम्स में, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न जिसको अब हम जानते हैं मेजर ध्यानचंद के नाम से, और इसके अलावा पद्मश्री, इन सभी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो बुल फाइटिंग की बात करें तो ये स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO की स्थापना ये कब हुई थी। तो CSO की स्थापना ये हुई थी 1951 में। ऑप्शन नंबर बी। हेडक्वार्टर तो ये है इसका नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व ओजोन दिवस ये कब मनाते हैं। तो देखिए विश्व ओजोन दिवस की बात करें तो ये हम मनाते हैं 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी, ये आप इसका ध्यान रखेंगे। और इसकी थीम क्या है, वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना, यानी कि फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ओजोन की बात करें तो देखिए O3 इसका फॉर्मूला होता है और बेसिकली समताप मंडल में देखने के लिए मिलता है। और ओजोन का कार्य क्या होता है, जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं यानी कि UV रेज, उनसे ये हमें प्रोटेक्ट करता है। तो ध्यान रखिएगा हर साल 16 सितंबर को हम मनाते हैं ओजोन दिवस। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। तो पृथ्वी दिवस की बात करें तो ये हम मनाते हैं 22 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और इसकी थीम क्या है, तो थीम है इसकी इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। फिर लेज़र का विस्तृत रूप क्या है। तो लेज़र की फुल फॉर्म आपसे पूछिए तो ये लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन नंबर ए ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर विश्व मानवाधिकार दिवस ये कब मनाते हैं। तो विश्व मानवाधिकार दिवस की बात करें तो ये हम मनाते हैं 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो ये होता है विश्व मानवाधिकार दिवस, इसी दिन हम लोग जो है वो ये आपका नोबेल प्राइज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, क्योंकि अनाउंसमेंट तो अक्टूबर में हो जाती है लेकिन ये प्राप्त होते हैं मानवाधिकार दिवस के दिन यानी कि 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है आपका STR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो देखिए STR जिसको हम स्पेशल ड्राइंग राइट्स के नाम से जानते हैं, पहले ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि STR यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब ये STR होता क्या है। तो देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है जिसका आविष्कार IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा किया गया, और इसका लक्ष्य होता है कि अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार की पूर्ति को करना। और इसमें बेसिकली आपकी 5 करेंसी आती है जिसमें कि आपका डॉलर होगा, यूरो है, चाइनी रेनबिनबी है, जापानी रेन है, येन है, और साथ ही में ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है। ठीक है, इन 5 जो ये आपकी करेंसी है इनको मिलाकर ये क्या होता है STR यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व स्वास्थ्य दिवस ये कब मना है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो ये मना है आपका 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और इसकी थीम है सभी के लिए स्वास्थ्य।
अगला क्वेश्चन है आपका NCERT की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। वर्तमान में जो उसके हेड है NCERT के, तो ये है डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी और स्थापना ये हुई थी 1961 में। अगला क्वेश्चन है आपका कि त्वरण को ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। तो देखिए आपने इक्वेशंस पढ़ी होंगी, 3 इक्वेशंस होती हैं कौन कौन सी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसके अलावा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपसे पूछा है कि एक्सेलरेशन या फिर त्वरण को निकालने के लिए फॉर्मूला, तो अगर हम इसकी बात करें तो आप यहाँ से इस चीज़ को निकाल सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू a। तो ऑप्शन नंबर ए ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल होता था वैक्यूम ट्यूब्स। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तो कंप्यूटर का ब्रेन ये होता है आपका CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये आपका कहाँ पर है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर दुधवा राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें फिर राष्ट्रीय पार्क की, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और ये दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका सरदार सरोवर बांध ये किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध ये गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर होगा। फिर नंदी हिल्स ये कहाँ पर है। तो नंदी हिल्स की बात करें तो ये बेंगलोर शहर में देखने के लिए मिलेगी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर विश्व हरित क्रांति के जनक, तो विश्व हरित क्रांति के जनक तो ये है नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए नॉर्मन बोरलॉग की बात करें तो ये विश्व में है जनक किसके, हरित क्रांति के। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक तो ये हैं MS स्वामीनाथन, जिनका अभी हाल ही में कुछ समय पहले निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर ये कहाँ पर है। तो ये है आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर है इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करें विश्व साक्षरता दिवस यानी कि वर्ल्ड लिटरेसी डे ये 8 सितंबर को मनाते हैं, सही है। UN डे 24 अक्टूबर भी सही है। स्वास्थ्य दिवस भी सही है। मानवाधिकार दिवस गलत है, ये हम मनाते हैं 10 दिसंबर को और 1 को हम मनाते हैं एड्स दिवस। तो इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लैन का अर्थ क्या होता है। तो ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता तो ये थे हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था। तो ये मिला था देविका रानी रोरक को। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सिनेमा के विकास में योगदान देने के लिए निम्न में से किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। तो ये है दादा साहब फाल्के। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। तो ये थे अरबिंदो घोष। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। भारतीय क्रांति की जननी ये किसे कहते हैं। तो भारतीय क्रांति की जननी ये कहते हैं मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर विश्व बाल दिवस ये कब मनाते हैं। तो विश्व बाल दिवस ये हम मनाते हैं 20 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और इस बार की थीम थी हर बच्चे के लिए हर अधिकार। फिर है लैन वैन और मैन विभिन्न क्षेत्रों का कवर करने वाला कंप्यूटर नेटवर्क संजाल है। इसमें प्रथम अक्षर LWM, इनका मतलब होता है क्या, लोकल, वाइड और मेट्रोपॉलिटन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका वेब ब्राउज़र पर वर्तमान पेज बुक को बुकमार्क करने के लिए
किस शॉर्टकट का आप यूज़ करते हैं, तो ये है आपका Ctrl+D, ऑप्शन नंबर डी। फिर है कंप्यूटर में कैड का पूर्ण रूप, तो यह है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका साक्षरता मिशन जो है आपकी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, इसकी शुरुआत ये हुई थी 1988 में, ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। और इसमें 15 से 35 की आयु के सभी निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। फिर है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ था कब, 87-88 में, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका साइबर सुरक्षा की विशेषताएं कौन सी है, तो देखिए साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो उसमें आपका अनुपालन की कंप्लाइंस, आंतरिक खतरों की से प्रतिरक्षा, खतरों की रोकथाम, ये सभी आता है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था, तो ये था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ऑप्शन नंबर सी ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर तुगलकनामा के रचनाकार कौन है, तो तुगलकनामा के रचनाकार तो ये है अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर होगा। फिर गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है, तो ये होता है आपका ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। डिवाइस और हब के बीच में डैश बिंदु से बिंदु संयोजन है, तो ये आपका स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया है, तो ये है आपका दूसरी पीढ़ी में, ऑप्शन नंबर बी ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैंने डिस्कस किया 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका जो कि ल्यूसेंट से था। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये आपका पार्ट 1 था, जल्दी इसका पार्ट 2 भी अपलोड होगा, तो सभी पार्ट्स को आपको ध्यान से पढ़ना है, सही से अच्छे से समझ के पढ़ना है और एग्ज़ाम से पहले इन सभी पार्ट्स को आप करके चले जाइए। आपका 90% से ज़्यादा जो जीके का पोर्शन है वो यहीं से कवर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। मैं टेस्ट के 2 क्वेश्चन पूछ लेती हूँ जिनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पहला है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ये किस देश के संविधान से ली गई है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। और दूसरा है कि प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय ये कौन था, तो इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे।